Friends, again I am coming back with new concept of physics, new derivation and new topic. Today's our topic is electric field due to infinitely long plane sheet. In our previous topic, हमने क्या फाइंड किया था कि हमारे पास एक इनफाइनिटली लॉन्ग थिन वायर थी, उससे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड की थी. इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू फाइंड इनफाइनिटली लॉन्ग प्लेन शीट. ये जो गॉस की एप्लीकेशन है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन अमंग ऑल थ्री एप्लीकेशन. ये जो है हमारे सीबीएसई एग्जाम में 2003, 2004, 5, 6, 10, 12, 15 और 17 सीबीएसई एग्जामिनेशन में आ चुकी है. तो ये तीनों एप्लीकेशन है जो गॉस की, वो सबसे इंपॉर्टेंट जो एप्लीकेशन है वो ये है. कौन सी एप्लीकेशन है? इनफाइनिटली लॉन्ग प्लेन शीट. अब इस एक्सप्रेशन में सिर्फ 3 सिंपल स्टेप में वी कैन डिराइव दिस डेरिवेशन. तो एक्चुअली व्हाट हैपन, इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी due to infinitely long plane sheet. Suppose we are having a piece of plane sheet, infinitely plane sheet का हमने एक piece लिया है. Now again I told you कि infinitely long doesn't mean that ये infinitely long है. इसका मतलब है कि जो हमने डिस्टेंस कंसिडर की है उसके रिस्पेक्ट में इसकी जो डिस्टेंस है वो क्या है, ये जो शीट है वो क्या है आपकी इनफाइनाइटली लॉन्ग है. नाउ in this sheet चार्ज आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना. ये जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो हमने शीट ली है इसमें जो है हमने चार्ज को क्या किया है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड किया. Due to this charge, we can find at any point P electric field intensity. किसी भी पॉइंट पे हमें क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है. तो नाउ इन दिस आप देख सकते हो इस शीट में क्या है, हमने क्या किया है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है. अब इस डिस्ट्रीब्यूशन के कारण किसी भी पॉइंट P, इट मे बी हियर, इट मे बी हियर, इट मे बी दिस साइड, बिकॉज अगर हमारे पास पॉजिटिव प्लेन शीट है और उसमें अगर हमारे पास प्लेन शीट है और उसमें यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इट विल रेडियली आउटवर्ड इन दिस वे. नाउ वी आर सपोज टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P. We are supposed to find electric field at point P. So we are assuming a small portion of this sheet. We are taking a small portion of this sheet. Suppose we are taking this part of sheet, and what we have to find? We have to find total electric flux which are coming out from this portion. है ना. हमें क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है पहले तो, जो इतने पोर्शन से निकल रहा है. देन वी आर इंटीग्रेटिंग, फिर हमने क्या किया, इतने पार्ट से फाइंड किया, इतने पार्ट से फाइंड किया, इतने पार्ट से, इतने पार्ट से. अगर हम एक छोटे से स्मॉल का, अगेन आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन, अगर हमने एक छोटे से पार्ट का इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड कर लिया तो हम टोटल शीट का हम फाइंड कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स. नाउ तो हमने क्या किया, एक छोटे से पार्ट से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स निकल रहा है वो हमने फाइंड किया. देन हमने उसको क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया. किसके लिए? पूरे सरफेस के लिए. कैसी सरफेस है हमारी, कैसी सरफेस है, शीट है, इज इन द फॉर्म ऑफ शीट, उसके एरिया से हमने इंटीग्रेट कर दिया. नाउ इन जस्ट 3 सिंपल स्टेप वी कैन डिराइव दिस एक्सप्रेशन. आई होप यू विल गेट माई पॉइंट वेरी क्लियर. नाउ by using Gauss law, Gauss law क्या है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. Gauss law क्या है, total electric flux is equal to 1 upon epsilon times into net charge. This is our expression first. Now from the definition of electric flux, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन क्या है कि इतने एरिया से, इतने स्मॉल एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स. तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन अगर हम
चाहे तो क्या होगा, क्लोज इंटीग्रल E vector E dot ds. It means scalar product of E and area vector. Now here if you see this diagram, यहाँ पे क्या है, सरफेस एरिया की अगर हम बात करें तो अगर हमने ये पार्ट लिया, if we are assuming this small part over this infinite sheet, तो अब इस एरिया से कितनी फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, ठीक है। तो हमने किसी पॉइंट P पे कंसीडर किया कि कितनी फील्ड लाइन पास हो रही है। नाउ ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा, यहां पे भी क्या होगा, ये रेडियली आउटवर्ड होगा। तो क्या एक कैसी गॉसियन सरफेस हम कंसीडर कर सकते हैं, हम कैसी गॉसियन सरफेस कंसीडर कर सकते हैं, अगर हमने ये एक स्मॉल एरिया लिया है तो जब गॉसियन सरफेस हम कंसीडर करेंगे इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर। कैसी होगी, वो सिलेंडर के फॉर्म में होगी। तो सिलेंडर के फॉर्म में होगी तो एक दो सरफेस हो जाएंगी, एक तो हमारी S1 सरफेस इधर की हो जाएगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस सरफेस, एंड अनदर सरफेस इज S2. We are getting two surface. Now direction of electric field this one, and area vector क्या होगा, अगेन नॉर्मल ड्रॉन आउटवर्ड। एरिया हम बार बार बोल चुके हैं कि एरिया वेक्टर क्या होता है, नॉर्मल ड्रॉन आउटवर्ड। अगेन वी आर सपोजिंग दिस सरफेस, वी आर टेकिंग दिस सरफेस, तो क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन, एंड एरिया वेक्टर अगेन नॉर्मल ड्रॉन आउटवर्ड। तो दोनों के बीच जो एंगल है यहाँ पे E और A के बीच एंगल है, या E और DS के बीच जो एंगल होगा DS1, और यहाँ पे E DS2 के बीच जो एंगल होगा वो क्या होगा, क्या होगा, वो दैट विल बी 0 डिग्री। दोनों के बीच जो एंगल है वो क्या है, 0 डिग्री है। क्यों 0 डिग्री है, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो वी आर कंटिन्यूइंग दिस पार्ट। तो वी आर हैविंग टू सरफेस एरिया, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग E dot ds. This one is for surface S1 and this one is for surface S2. Did you get my point? Okay. Now again E dot ds for surface S1, E dot ds दोनों के बीच अगर हम इसको S1 सरफेस ले रहे हैं तो यहाँ पे DS1 होगा, इसको S2 सरफेस ले रहे हैं तो यहाँ पे DS2। ओके, नाउ DS1 DS2, तो दोनों के बीच एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो वी कैन सिंपली राइट क्लोज इंटरवल E DS1, yes, you simply write cos 0 degree plus again this is for surface S1 and this is for surface S2, E ds cos 0 degree. Then next expression, दोनों को ऐड करोगे तो वी आर हैविंग क्लोज इंटीग्रल E ds plus close integral E ds. This is S1, this is for S2. We are having 2 times E ds. We are having 2 times E ds and that side में जो है आपका क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। This is इक्वेशन नंबर 2। फर्स्ट इक्वेशन आपको कहां से मिली, गॉस थ्योरम से। यूजिंग गॉस थ्योरम इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 1/ε0 इनटू Q। और जो सेकंड एक्सप्रेशन थी, सेकंड इक्वेशन थी, वो आपको कहां से मिली, बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो कितनी हुई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 2 टाइम E ds। नाउ कंप्लीट, हमने 2 स्टेप कर दी, लास्ट स्टेप बाकी। लास्ट स्टेप क्या है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, from equation first and second, from equation first and second क्या हो जाएगा, 1/Q0, sorry 1/ε0 into Q is equal to 2 times close E ds. Again
transposing this term. Okay, now here E is taking outside. A is constant, it has fixed value and क्लोज इंटीग्रल के अंदर क्या हो गया, ds था. आपकी कुछ बुक में ds ये जो है आपका क्या है, ये सरफेस एरिया है. तो सरफेस एरिया को कहीं कहीं किसी बुक में a से डिनोट किया गया है, कहीं कहीं किसी बुक में s से डिनोट किया गया है. तो यहाँ पे इट्स अप टू यू कि आप इसको किससे डिनोट करते हो ना. ये a से भी डिनोट कर सकते हो. तो यहाँ पे मैं कंसिडर करती हूँ ये सरफेस एरिया जो है इसको मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगी, a से. तो नाउ वी आर गेटिंग 2 times E into A. ये जो सरफेस एरिया को हमने क्या कंसीडर किया, इसको हमने A से रिप्रेजेंट कर दिया है. नाउ यहाँ पे लिख सकते हैं ds इज इक्वल टू सरफेस एरिया, दैट इज वी आर टेकिंग कैपिटल A. नाउ लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपका, q बाय एप्सिलॉन नॉट. यहां तक क्लियर है. नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड, हमें फाइंड क्या करना है. एक बार फिर से एक्सप्रेशन पे जाइए और देखिए जो हमारा गॉस लॉ की एप्लीकेशन से फिर जाइए और देखिए वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटी लॉन्ग प्लेन शीट. क्या फाइंड करना, इसमें से हमें कौन सा एक्सप्रेशन फाइंड करना है, हमें क्या फाइंड करना, हमें E फाइंड करना है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड. तो E विल बी, E क्या होगा आपका, ट्रांसपोज कीजिए Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट A. अगेन दिस Q विल बी, यहाँ पे ये जो है ये क्या है, जो चार्ज है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहे हैं, है ना. हमने पहले जो थिन वायर की थी उसमें लीनियरली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था, इसमें कैसा है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एरिया है, एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ना. तो ये जो Q है हमने यहाँ पे मेंशन किया है, दैट इज एरिया चार्ज डेंसिटी. एरिया चार्ज डेंसिटी ये कितनी होती है, सिग्मा इज इक्वल टू विच कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा, और इसकी वैल्यू क्या होती है, चार्ज पर यूनिट एरिया. तो वी कैन राइट इंस्टेड ऑफ Q वी कैन राइट फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, सिग्मा A divided by 2 epsilon naught A. Did you get my point? Now A will cancel out. What will be the remaining term? Remaining term will be sigma by 2 epsilon naught. So then we are having E is equal to sigma by 2 epsilon naught. हमने 3 सिंपल स्टेप में हमने इसके लिए एक्सप्रेशन डेरिवेशन फाइंड कर लिया. फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या था, बाय यूजिंग गॉस लॉ. सेकंड एक्सप्रेशन क्या था, सेकंड स्टेप के लिए हमने क्या फाइंड किया, बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों को कंबाइन किया. देन हियर वी गेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफिनिटी लॉन्ग प्लेन शीट. तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफिनिटी प्लेन शीट. नाउ लास्ट जो हमने वीडियो की थी उसमें मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि अगर हम डिस्टेंस बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या इफेक्ट होता है. तो उसका आंसर काफी लोगों ने मुझे मैसेज भी किया. तो यस करेक्ट, योर आंसर वाज करेक्ट कि अगर हम डिस्टेंस को बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, कम होगी. क्योंकि जो E था इन आवर प्रीवियस क्लास, जो E था वो क्या था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R था. बट इन दिस केस अगर आप देख रहे हैं जो हमने R कंसिडर किया है इस पॉइंट से, सरफेस से किसी पॉइंट P पे, और जो हमारी एक्सप्रेशन आई है इलेक्ट्रिक फील्ड की, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ R. यू कैन सी हियर E इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. यहाँ पे कोई भी R का टर्म नहीं है. तो आपके जो बोर्ड एग्जामिनेशन है उसमें 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है कि इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफिनिटली लॉन्ग प्लेन शीट is independent or dependent of R, है ना. तो your answer will be it is independent of R, क्योंकि हमारा जो एक्सप्रेशन है उसमें कहीं भी R नहीं है. तो अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है तो ये जो है ये डिस्टेंस से क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा. सेकेंड टर्म जो है इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है ग्राफ आता है. किनके बीच, इलेक्ट्रिक फील्ड और R के बीच अगर आपको ड्रॉ करना हो ग्राफ, तो ग्राफ कैसा होगा,
ई और आर के बीच अगर ग्राफ ड्रॉ करना हो तो कैसा होगा, इट विल बी अ स्ट्रेट, क्यों, बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर। अब सिर्फ ये आपने किया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग शीट। अब जो अगर आप देख रहे होगे कि सीबीएसई बोर्ड एग्जाम जो है वो अपने क्वेश्चन सीधे नहीं पूछ रहा है आजकल। प्रीवियस 3 और 4 ईयर से मैं भी देख रही हूँ कि जो उनके क्वेश्चन होते हैं थोड़ा घुमा फिरा के होते हैं, तो वो सीधे सीधे टॉपिक पे नहीं आते हैं कि आप ये बता दीजिए डिराइव्ड एक्सप्रेशन, नहीं, वो इसी चीज को घुमा घुमा के डिफरेंट वे से पूछते हैं, है ना। अब ये हमारे पास सिंपल एक्सप्रेशन, पर वो क्या पूछेंगे कि अगर आपके पास 2 प्लेन शीट है और दोनों प्लेन शीट क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, तो इस रीजन में या इस डिफरेंट रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, दैट वी आर कमिंग टू आवर नेक्स्ट सेशन। वी आर हैविंग 2 शीट, one is charge density having sigma 1 and another sheet which is charge density minus sigma 2, and they are kept at some distance. तो some board examination में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि अगर आपके पास 2 शीट है, one is positively charged, another is negatively charged, then what will be the electric field intensity at this point, at particular point P1 and P2 and P3? इस 2 पैरेलल प्लेट शीट की वजह से किसी पॉइंट P1 पे, P2 पे, P3 पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, दैट वी आर गोइंग टू फाइंड नाउ। एंड अगर हम P1 की बात करें तो P1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस प्लस सिग्मा 1 चार्ज क्या होगा, हमने यहाँ पे एज्यूम किया P1 पॉइंट पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना तो उस P1 पॉइंट में हम एक यूनिट टेस्ट चार्ज एज्यूम करेंगे, और यूनिट टेस्ट चार्ज हमेशा कैसा होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, है ना। यूनिट पॉजिटिव चार्ज वी आर टेकिंग ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जो हमने P1 पे रखा है, तो P1 पे जो हमने पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा है, तो इस पॉजिटिव प्लेट के कारण उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन। हम क्या करेगा, वो पॉजिटिव क्या करेगा, रिपल करेगा। तो दो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, अवे फ्रॉम दिस शीट। नाउ अगेन वही जो प्लस क्यू चार्ज है आपका, प्लस टेस्ट चार्ज है यहाँ पे P1 पे, सिग्मा 1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिस साइड, एंड ड्यू टू दिस माइनस सिग्मा 2 उसका डायरेक्शन क्या होगा, सपोज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड E2, ये प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे है तो क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा। तो E1 विल बी द डायरेक्शन ऑफ दिस प्लस सिग्मा 1 एंड E2 दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज माइनस सिग्मा 2। तो जो दोनों का डायरेक्शन है वो क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P1, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P1 क्या होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी E1 माइनस E2। E1 क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज, और E2 क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज। जो हमने टेस्ट चार्ज कंसिडर किया वो क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव क्या करेगा, रिपेल करेगा, एंड पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो वी आर गेटिंग टू E1 एंड E2 विच आर इन अपोजिट डायरेक्शन। तो E1 माइनस E2 इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अपनी लॉन्ग इनफाइनाइटली शीट की फाइंड की थी, क्या थी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। हेयर E1 तो सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और E2 क्या हो जाएगा, sigma 2 by 2 epsilon naught. Taking LCM 2 epsilon naught sigma 1 minus sigma 2. If we are taking the magnitude only, sigma 1 और sigma 2 का हम सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, जो हमने पैरेलल शीट ली है उसका हम क्या ले रहे हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, तो दिस 2 टर्म्स विल कैंसिल आउट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वो क्या होगा आपका 0 एट पॉइंट P1। सिमिलरली एट दिस पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। कैसे होगा, अगर आपने यहाँ पे प्लस क्यू टेस्ट चार्ज लिया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस माइनस क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस प्लस क्यू चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस प्लस क्यू चार्ज डायरेक्शन क्या होगा, रिपल करेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस माइनस सिग्मा 2 चार्ज ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो अगेन E1 एंड E2 आर इन अपोजिट डायरेक्शन। तो सेकेंड केस जो आपका है, केस 2 में भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्यों 0 हो जाएगी, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। यू कैन फाइंड,
है ना, कि E1 और E2 दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन, तो सेम एक्स डेरिवेशन केस 2 के लिए भी आ जाएगा। नाउ स्पेशल केस इज व्हाट, केस 3। केस 3 में हम क्या कर रहे हैं, वी आर सॉरी दिस वन इज P2 एंड वी आर एज्यूमिंग P3 है। नाउ पॉइंट 3, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी आपने एक टेस्ट चार्ज लेके आए, है ना, कहाँ पे लेके आए, इन बिटवीन पैरेलल शीट, पैरेलल इनफाइनाइट प्लेन शीट। तो यहाँ पे जो आप प्लस क्यू टेस्ट चार्ज लेके आ रहे हो, टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो वो जो टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होगा, रिपल करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस सिग्मा 1 चार्ज इट विल रिपल, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस माइनस सिग्मा 2 चार्ज ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। तो E2 का डायरेक्शन भी क्या होगा, सेम होगा, तो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, नाउ थर्ड केस विच इज वेरी इंपॉर्टेंट केस, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P3, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा आपका, E1 प्लस E2, या मैं इसी में कंटिन्यू कर देती हूं। इसी में कंटिन्यू कर देती हूं मैं, आपका ये केस 3 हो गया एट पॉइंट P3। तो क्या हो जाएगा, E विल बी E1 प्लस E2, बोथ विल बी एडेड। नाउ E1 क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग शीट के लिए एक्सप्रेशन क्या था, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे सिग्मा 1 हम कंसीडर करेंगे, अगेन सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। वी आर टेकिंग मैग्नीट्यूड ऑफ दीज टू, ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2, और उसको हमने किसके इक्वल माना, से सिग्मा। तो वी आर गेटिंग क्या हो जाएगा हमारे पास, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो फाइनल एक्सप्रेशन विल बी 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 विल कैंसल आउट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये है जो हमने 3 केसेस डिस्कस किए। तो बोर्ड एग्जामिनेशन में कभी भी सिंपल क्वेश्चन नहीं आता है ना, क्वेश्चन हमेशा केसेस के साथ ही आएगा और थोड़ा घुमा फिरा के ही आएगा, कि अगर आपके पास पैरेलल शीट है, A1 is positively charged, 1 is negatively charged, then you have to find at any certain point electric field, what will be the electric field at this point, what will be the electric field of this point। और ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत से क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको आज का ये सेशन अच्छा लगा और ये डेरिवेशन आपको समझ में आया तो प्लीज लाइक कीजिए, और कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं बनता है, नहीं समझ में आता, कहीं डाउट है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके आप वहां अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं।